अब दिखाई दे रहा है क्या सर? कुछ स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ। तो आप लोगों को जो इसका कैसे ये जनित्र और टरबाइन काम करता है, आप लोग ये सारी चीजें जो विद्युत धारा के मूलभूत जो भी जानकारी है वो सब आप साइंस 1 में आप लोगों ने प्राप्त कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जल विद्युत ऊर्जा से। उसमें मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जल विद्युत ऊर्जा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जहाँ पे ये ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। इस तालिका में आप देख रहे हैं फ्लो चार्ट में कि कैसे पानी की जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा यानी जो स्थिर पानी है उसमें जो भी ऊर्जा है उसको हम कहेंगे अभी स्थितिज ऊर्जा। जब ये पानी जो है वेग में आ जाएगा, ये पानी बहने लगेगा, तो ये जो स्थितिज ऊर्जा है उसका रूपांतरण हो जाएगा गतिज ऊर्जा में। और गतिज ऊर्जा, गति में रहने के कारण ये जो गतिज ऊर्जा जोर से रोटेट करेगा, उसको जोर से घुमाएगा, और ये जो है से हुआ होता है। और फिर ये जनित्र क्या करेगा, वो विद्युत ऊर्जा का निर्माण करेगा। यहाँ पे आप ये जो आकृति देख रहे हैं, इसमें एक जो है बांध बताया गया है। और ये बांध जो है कहाँ पे, बड़ा सा जल स्रोत है, जैसे बहुत बड़ा तालाब है या नदी है या ऐसा कोई भी जल स्रोत है, वहां पे ये बांध का निर्माण किया गया है। और उस बांध में आपको बाईं तरफ ए बी सी ऐसे 3 बिंदु दिख रहे हैं। ये पानी का संचय, यानी जहाँ पे पानी को संचित किया। तो ये पानी जो है, ये जल जो है, इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि ये स्थिर जल है। जो स्थिर जल है उसको मध्य भाग ए बी सी यानी बी जो मध्य भाग है, मध्य बिंदु से एक मार्ग द्वारा टरबाइन तक पहुंचाया जाएगा। टरबाइन की संरचना आप देख रहे हैं, नीचे गोल टायर जैसा है। और ये जो पानी का प्रवाह है ये इतने वेग से होगा कि ये टरबाइन जो है वो जोर जोर से घूमने लगेगा। और जोर से घूमने की वजह से जो जनित्र है इस ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में कर देगा। और यहाँ से आप देख रहे हैं जनित्र जो है वो फिर पीछे बड़े बड़े इलेक्ट्रिक खंभों से वो जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये विद्युत ऊर्जा जो है एक भाग से शहर के या गांव के विभिन्न भागों तक इन बिजली के खंभों द्वारा पहुंचाई जा सकेगी। जल विद्युत निर्मित की आकृति, इसे ध्यान से देखिए। मैं फिर से आपको एक बार ये बता रही हूँ कि जो भी पानी जो है जमा किया हुआ पानी है, ये कोई भी बहुत बड़ा तालाब या कोई बहुत बड़ी नदी है, वहां पे ये जो है पानी जमा करके, जो जमा पानी है वहां पे बांध बनाया
बनाया जाएगा और बांध के पीछे का जो पानी स्थित, और जब ये छोड़ जाएगा तो ये पानी काफी वेग से आगे आएगा। आपको आकृति में दिख रहा है कि जो 3 बिंदु है ए बी सी, उसका जो मध्य बिंदु है यानी बी, मध्य बिंदु के मार्ग द्वारा बीच आपको एक कुप्पी दिख रही है। कुप्पी यानी ये पानी को रोका गया है एक संरचना द्वारा। जैसे ये कुप्पी हटा दी जाएगी, पानी काफी वेग से आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसको जाने के लिए आप देख रहे हैं जगह काफी कम है, तो पानी की मात्रा ज्यादा और जगह कम है, तो पानी काफी वेग से आगे जाएगा। और ये पानी जब टरबाइन तक पहुंचेगा तो अब जो स्थितिज ऊर्जा थी पानी का, स्थिर पानी का, वो जब वेग में पानी आ रहा है तो गतिज ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है उसका। और फिर ये टरबाइन जो है पानी के गति की वजह से काफी जोर से घूमेगा और जनित्र में विद्युत ऊर्जा का निर्माण होगा। और फिर यहाँ से जो भी ऊर्जा है वो विभिन्न भागों तक, शहर के या गांवों के विभिन्न भागों तक खंभों की सहायता से पहुंचाया जाएगा। इसके बाद जल विद्युत निर्मिती केंद्र के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब इसके कुछ लाभ और हानि भी हमको देखने हैं। जैसे कि जल विद्युत निर्मिती केंद्र में किसी भी प्रकार के ईंधन का ज्वलन तो नहीं होता है, तो इस प्रकार से किसी प्रकार का प्रदूषण का निर्माण नहीं हो रहा है। ये इसका एक लाभ हो गया। लेकिन फिर इसकी हानि क्या है? इसकी हानि ये है, अच्छा पहले हम लोग लाभ देख लेते हैं। ईंधन का कोई ज्वलन नहीं हो रहा है, जिससे कि पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। इसके बाद पानी का पर्याप्त भंडार सीमित होने पर किसी भी समय हम विद्युत निर्मिती की जा सकती है। तो विद्युत निर्मिती का ये अगाध आप बोल सकते हैं स्रोत है। परंतु हम हानि के बारे में सोचें तो इससे कौन कौन सी हानियां हो चुकी हैं और हो रही हैं। बांध के पीछे जो पानी इकट्ठा किया जाता है, उसके नीचे की जमीन जो है वो यदि उपजाऊ है या वहां पे कोई जंगल था, तो ये सारे जो है पानी में समा जाते हैं, जिससे हमारा जो छोटे जो वहां के जीव है या वहां के जो पेड़ पौधे हैं उनको काटना पड़ता है। इसके साथ साथ यदि कोई गांव है, वहां पे बांध निर्माण किया जा रहा है और वो जमीन उपयोग में लाई जा रही है, तो गांव भी विस्थापित करना पड़ता है, वहां के लोगों को भी दूसरे जगह पे विस्थापित करना पड़ता है, यानी उनकी अपनी जगह उनको छोड़नी पड़ती है। तो इससे बहुत सारे जो है पर्यावरण पे इस प्रकार से दुष्परिणाम भी होते हैं। इसके बाद में आपने देखा कि सजीव सृष्टि पर भी विपरीत परिणाम होता है। तो एक तरफ जहाँ पे जल विद्युत ऊर्जा जो केंद्र है वो प्रदूषण रहित ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं से हमारे पर्यावरण को काफी नुकसान भी पहुंच रहा है। अगला है पवन ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत की निर्मिती करना। पवन ऊर्जा यानी हवा में उपस्थित जो ऊर्जा है, ये आपको दिखाई दे रहा, आपको मालूम होगा क्या है। ये पवन चक्की है और पवन चक्की से पवन की ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। इसके लिए खास भौगोलिक स्थिति होनी चाहिए पवन ऊर्जा के लिए, जहां पर हवा जो है काफी वेग से बहे, हवा की गति काफी अधिक हो, ऐसे क्षेत्र को पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण करने के लिए चुना जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि समुद्री किनारे या काफी ऊंचाई पहाड़ों पर जहाँ पे काफी हवा आती है, ऐसे जगह पे हम पवन चक्की को देख सकते हैं। तो जो पवन ऊर्जा पे आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र है, उसमें क्या होता है, विशिष्ट वेग से बहने वाले
पवन, यानी पवन का वेग जो है वो विशिष्ट होना चाहिए, काफी अधिक होना चाहिए। तो ये जो विशिष्ट वेग वाला पवन है, इसको क्या किया जाता है, बड़े बड़े पातों वाले टरबाइन पे इसको मतलब ये जो पात है इसके टरबाइन के, ये विशिष्ट वेग से बहने वाले पवन की वजह से ये घूमने लगेंगे। और ये जो टरबाइन है ये किससे जुड़ा हुआ होता है फिर, जनित्र से। और जब ये टरबाइन घूमेगा, जनित्र तक से जुड़ा हुआ है ये, तो विद्युत ऊर्जा का निर्माण होगा। तो इसमें जो विद्युत निर्मिती केंद्र में जो ऊर्जा का रूपांतरण है वो कैसे होगा, बहते हुए पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके हम क्या करेंगे, टरबाइन की गतिज ऊर्जा, बहते हुए पवन की जो गतिज ऊर्जा है वो किसमें जाएगा, टरबाइन में। और टरबाइन से वहां पे वहां पर जो है जनित्र से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होगा। ये देखिए, बहते हुए पवन की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्यों, आपको मालूम है कोई भी चीज यदि गति में है तो उसमें कौन सी ऊर्जा समाहित होती है, गतिज ऊर्जा। तो ये गतिज ऊर्जा जो है वो टरबाइन को घुमाने का काम करेगी, और टरबाइन से किस चीज का निर्माण होगा, विद्युत ऊर्जा का निर्माण होगा। इस तालिका में देखिए, विशिष्ट वेग से बहने वाली पवन, और फिर ये विशिष्ट वेग से बहने वाली पवन क्या करेगी, वाले बड़े पातों वाला टरबाइन, उसको ये घुमाएगा। और ये टरबाइन किससे जुड़ा हुआ है, जनित्र से। और जनित्र क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा का निर्माण करेगा। यहाँ पे देखिए, ये है पवन चक्की की रूपरेखा, आकृति में आप देख सकते हैं, आपकी किताब की आकृति है। बाईं तरफ से जो एरो दिखाया गया है वो पवन, एक विशिष्ट वेग से जब पवन बहेगा तो ये जो पवन चक्की है उसमें आप देख रहे हो पाती दिया हुआ है, यानी वो पंखों के आकार का है, पंखों का जो ब्लेड होता है पानी। तो ये जो पाती है वो शाफ्ट से जुड़ी हुई है। ये शाफ्ट जो है उसके बाद में गियर बॉक्स से जुड़ा हुआ है। गियर बॉक्स का काम क्या है, यहाँ पे गियर बॉक्स जो है वो क्या करता है, रोटेशन की गति बढ़ाता है, यानी जो ये गोल गोल घूमता है ना, तो वो गति को और अधिक बढ़ा देता है शाफ्ट, सॉरी गियर बॉक्स। गियर बॉक्स क्या करता है, ये गति बढ़ाता है। और उसके बाद में जो गियर बॉक्स है वो जनित्र से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, विद्युत ऊर्जा का निर्माण होगा। फिर से एक बार मैं आपको बता रही हूँ, विशिष्ट वेग से बहने वाला जो पवन है उससे क्या होगा, ये जो पवन चक्की की पाती है वो घूमने लगेगी। और ये पवन चक्की की जो पाती है वो शाफ्ट से जुड़ी हुई है। और शाफ्ट किससे जुड़ा हुआ, गियर बॉक्स से। ये शाफ्ट, बेरिंग, ये सब जो है उसके विभिन्न भाग हैं। और गियर बॉक्स का खास काम क्या है, ये जो रोटेशन है, जो चक्कर लेता है ये पाती, उसके रोटेशन को और बढ़ाती है ये। और उसके बाद में जो गियर बॉक्स है वो जनित्र से जुड़ा हुआ है, और जनित्र से जुड़े होने के कारण ये क्या करेगा, उसको यहाँ तक पहुंचाएगा और फिर विद्युत ऊर्जा का निर्माण होगा। तो ये हमारे पवन चक्की की रूपरेखा है। 1 किलोवाट से 7 मेगावाट तक की क्षमता वाले उपलब्ध है। तो जितनी आपको ऊर्जा, जितनी हमें ऊर्जा चाहिए उस प्रमाण में, काफी ज्यादा प्रमाण में भी ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। और ये जो पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचता है, क्योंकि पवन चक्की को जितने जगह में, बहुत ही कम जगह ये लेता है। और हमारे जो सजीव सृष्टि है उस पर कोई भारी नुकसान या कोई नुकसान नहीं पहुंचता है ज्यादा। तो इसके लिए जगह भी काफी कम चाहिए। बस इसके लिए एक ही शर्त है कि जहाँ पे हवा काफी अधिक हो वहीं पे पवन चक्की चल पाएगी, क्योंकि इन पातों को चलने के लिए
एकदम विशिष्ट वेग वाली हवा चाहिए, और उस वजह से खासकर समुद्री किनारों पर या ऐसी जगह पर जहां पर हवा का प्रवाह काफी तेज है, वहीं पर ये चक्की को आप मतलब स्थापित किया जा सकता है और इस केंद्र का निर्माण किया जा सकता है। इसके बाद मैं बता रही थी आपको कि 1 किलोवाट से भी कम क्षमता से लेकर 7 मेगावाट तक की क्षमता वाले पवन विद्युत निर्मित यंत्र उपलब्ध हैं। तो 1 किलोवाट यानी क्या? 1 किलोवाट जो है वो 0.001 मेगावाट के बराबर है, या आप बोल सकते हैं कि 1 मेगावाट जो है वो 1000 किलोवाट के बराबर ऊर्जा होती है। किलोवाट, मेगावाट, ये सब क्या है? ये सब ऊर्जा की इकाइयां हैं। तो आपको पवन ऊर्जा पे आधारित विद्युत निर्मित केंद्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और उसका जो है हम लोगों ने विविध सोपान भी उसमें देखे, कैसे विशिष्ट वेग से बहने वाली पवन जो है वो क्या करती है, पातों को घुमाती है, पातों वाले टरबाइन को घुमाती है। उसके बाद में ये टरबाइन किससे जुड़ा हुआ है? जनित्र से, और जनित्र जो है वो क्या बनाएगा? वो विद्युत ऊर्जा का निर्माण करेगा। अब ये जितने भी आपको सोपान है, सोपान की आकृति है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे ही बना के रखना है। एग्जाम में आपको ये एक्टिविटी के रूप में आ सकता है, जैसे कि इसमें कोई 2 खाने भरे हुए रहेंगे, 2 खाने खाली हैं, तो वो आपको भरना होगा। ये आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 या 2 नंबर के लिए, कैसे की जाती है, उसके विविध सोपानों को आकृति द्वारा समझाइए। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन आपको रेडी रखना है, बहुत ही आसान है। या जो ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार किया जाता है, या हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके एक बार। बहते हुए पवन की गतिज ऊर्जा ये क्या करेगी? टरबाइन को घुमाएगी, और टरबाइन किससे जुड़ा हुआ है? जनित्र से, जिससे विद्युत ऊर्जा का निर्माण होगा। और हमने ये भी देखा कि इसमें जो हमारे पर्यावरण को नुकसान है, वो मुझे ऐसा लगता है कि नुकसान बहुत ही कम है। सिर्फ उतनी जमीन हो सकता है कि वो कृषि के लिए, वैसे समुद्री किनारों पर तो कृषि होता नहीं है, तो जो भी जमीन अगर उपयोग में लाई गई वहां पे कुछ और था तो ही नुकसान हो पाएगा, वरना इसके लिए ज्यादा ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये था हमारा पवन ऊर्जा। लेकिन क्योंकि हर जगह हवा उपस्थित नहीं है, तो इसका उपयोग सीमित क्यों है? हर जगह विशिष्ट वेग वाला पवन हम की आपूर्ति नहीं की जा सकती, इसलिए इसका उपयोग सीमित है। समुद्री किनारे या ऐसे जगह जहाँ पे काफी हवा हरदम बहती रहती है, ऐसी जगह पे ही हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब अगला है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र। हम सब लोग अपने छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते आए हैं कि सौर ऊर्जा जो है वो एक अविरत ऊर्जा का स्रोत है। यानी ऐसा स्रोत, वैसे तो ये जितने भी स्रोत हमने पढ़े वो खत्म होने वाले नहीं है, लेकिन अगर हम ऊर्जा की दृष्टि से देखें तो सौर ऊर्जा हमको इतने अधिक प्रमाण में मिलती है कि मतलब हम लोग उसका बहुत ही कम प्रमाण का उपयोग कर पाते हैं। वरना जितनी सौर ऊर्जा हमको मिलती है, हम मतलब आप बोल सकते हैं कि 15 मिनट में हम इतनी सौर ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं जितना हम 1 साल तक उपयोग में ला सकते हैं। इसमें भी कुछ आप बोल सकते हैं कि कुछ सीमाएं हैं। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सौर ऊर्जा की। जो ये है विविध चरण है, उसमें सौर ऊष्मीय विद्युत केंद्र के विविध चरण आपको दिखाया गया है। तो क्या किया जाता है इसमें? सूर्य प्रकाश एकत्रित करने के लिए परावर्तक, उसके बाद में जो 1 मिनट पहले हम लोग ये सौर सेल, ये देखिए, ये आपको सौर ऊर्जा को ग्रहण करने वाले अनेक सौर सेलों का ये कॉम्बिनेशन है। आपको एक रोड के बगल में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी ये सब बहुत सारे सौर सेल हैं।
और उनको मिलाकर जो संयोजन बनता है उसको हम लोग सौर एरो कहते हैं, सौर एरे। अभी लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जो सौर सेल और सौर एरे की जो संयोजन था, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, वो सब निकाल दिया गया है। तो आपको सिर्फ इसकी जो मूलभूत जानकारी है वही पढ़नी है। यहाँ पे ये सौर सेल और सौर एरो आपको दिख रहे हैं। तो इसकी जो क्षेत्रफल है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से काफी बड़ा भी हो सकता है। यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना छोटा सा होता है, वो भी वहां से उसकी क्षेत्रफल से वो काफी बड़ा क्षेत्रफल का भी सौर सेल आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा क्षेत्रफल भी ये ले सकता है। ये हमारी जो है उपयोगिता पे निर्भर करता है कि हमको कितनी ऊर्जा का निर्माण करना है। तो यहाँ देखिए, सौर ऊर्जा जो है सूर्य की किरणों की प्रकाशीय ऊर्जा है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको तालिका में दिखाया गया है कि फोटोवोल्टाइक परिणाम और उससे क्या बन रहा है, दिष्ट विद्युत ऊर्जा। आप लोग साइंस 1 में दिष्ट विद्युत ऊर्जा और प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ चुके हो, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट। तो इसमें क्या होता है कि जो सौर ऊर्जा है, इसमें ऊर्जा स्रोत की सहायता से यहाँ पे सौर ऊर्जा से जो भी विद्युत केंद्र में जो भी ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है, इसमें एक खासियत है कि सौर विद्युत सेल की सूर्य की किरणों की प्रकाशीय ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। ये क्या करता है, प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण सीधे विद्युत ऊर्जा में किया जा रहा है यहाँ पे सौर सेल की सहायता से। इसमें किसी भी प्रकार के जनित्र का उपयोग नहीं करना है। आपने जनित्र या जैसे कि बाकी सब जल विद्युत ऊर्जा और पवन ऊर्जा में हम लोगों ने क्या देखा कि उसमें जनित्र भी चाहिए विद्युत ऊर्जा का निर्माण करने के लिए। लेकिन सौर ऊर्जा एक ऐसा अनोखा ऊर्जा का स्रोत है जिसमें सीधे सूर्य प्रकाश की किरणें जो है उनकी प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण सीधे दिष्ट विद्युत धारा में किया जाता है। इसमें कोई भी जनित्र का उपयोग नहीं है। इस परिणाम को हम कहते हैं फोटोवोल्टाइक परिणाम। आपको इस आकृति में स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको दिख रहा है कि सूर्य की किरणों की प्रकाशीय ऊर्जा को कैसे सीधे दिष्ट विद्युत ऊर्जा यानी कि डायरेक्ट करंट में इसका रूपांतरण हुआ है। इसमें कोई भी जनित्र का उपयोग नहीं हुआ है। तो इसलिए इस जो ये परिणाम है, इसको या ये जो आप बोल सकते हैं जो आपका जो कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं हम फोटोवोल्टाइक परिणाम। तो अब ये जो सौर विद्युत ऊर्जा है, सौर ऊर्जा से जो भी विद्युत ऊर्जा बन रही है, इसमें क्या किया जाता है, सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण सीधे विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। इसके बाद ये जो आप सौर सेल देख रहे हैं, सौर विद्युत सेल, ये किन चीजों से बना हुआ है? ये एक अर्धवाहक, जिसको हम लोग कहते हैं अर्धवाहक या सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन नाम के सेमीकंडक्टर से ये बना हुआ होता है। अर्धवाहक या सेमीकंडक्टर के सारे गुणधर्म आप साइंस 1 में पढ़ चुके हैं। ये आधा जो है मेटल के जैसे बिहेव करता है, आधा नॉन मेटल, यानी इसमें कुछ गुणधर्म जो है वो मेटल के और कुछ गुणधर्म नॉन मेटल के हैं। तो ये अर्धवाहक का नाम है सिलिकॉन, और सिलिकॉन का उपयोग होता है सौर विद्युत सेल बनाने में। और सौर विद्युत सेल जो है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर से लेके इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर तक भी हो सकता है। सौर सेल की मैं बात कर रही हूँ। और जब ज्यादा एक से अधिक सौर सेलों को जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे आप आकृति में देख रहे हैं कि ये क्या है, सौर एरे इनको कहा जाता है, सौर एरे। सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा को कैसे ये सौर सेल अपने अंदर लेके उसको दिष्ट विद्युत ऊर्जा में उसका रूपांतरण करते हैं। यहाँ पे देखिए सौर सेल क्या कर रहे हैं,
विद्युत सेल में ये सौर सेल की जो डिस्ट डीसी करंट है, यानी कि डिस्ट विद्युत धारा है, उसको विद्युत सेल में संग्रहित करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमको हर समय सिर्फ दिन में, रात को अगर हमको फिर उपकरण अपने घर के चलाने हैं या कोई कारखाने का उपकरण चलाना है, तो रात में तो सूर्य प्रकाश होता नहीं है, इसलिए ये जो सूर्य की जो ऊर्जा है उसको हम लोगों को विद्युत सेल में संग्रहित करना होगा। तो विद्युत सेल में संग्रहित रहेगा तो इसको हम उपयोग में कभी भी ला सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे इन्वर्टर दिखाया गया है और एसी पर चलने वाले विद्युत उपकरण। अब ये इन्वर्टर और एसी पे चलने वाले विद्युत उपकरण, इसका क्या काम है मैं आपको बता रही हूँ कि सौर सेल से मिलने वाली जो विद्युत शक्ति है वह दिष्ट रूप में मिलती है, दिष्ट विद्युत धारा के रूप में, शक्ति के रूप में मिलती है, यानी डीसी करंट जिसको हम लोग बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है केवल एक ही दिशा में होता है, जिसको हम लोग डीसी बोलते हैं। तो दिष्ट, या हिंदी में हम कहते हैं दिष्ट विद्युत धारा। अब हमको सूर्य से जो भी ऊर्जा मिल रही है वो हमारे विद्युत सेल में दिष्ट विद्युत धारा के रूप में संग्रहित है। और दिष्ट विद्युत धारा पे जो उपकरण चलते हैं हम सीधे इससे चला सकते हैं, डायरेक्ट इन सेलों से कनेक्ट करके उसको हम चला सकते हैं। जैसे कि एलईडी बल्ब जो होते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी बल्ब को हम डायरेक्ट बिना इस मतलब ये जो डिश विद्युत धारा है उसको बिना किसी में कन्वर्ट किए डायरेक्ट उससे ये अपने बल्ब चला सकते हैं। लेकिन हमारे जो घरेलू उपकरण हैं उनमें से ज्यादा उपकरण जो है वो प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति पर चलते हैं। प्रत्यावर्ती, या हम लोग जिसको एसी बोलते हैं, एसी ऑल्टरनेट करंट। ऑल्टरनेट करंट या एसी क्या है? तो इसमें प्रत्यावर्ती जो हमारी प्रत्यावर्ती जो विद्युत धारा है उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनका वेग कुछ समय पश्चात बदलता रहता है। एक बार वो आगे की तरफ चलते हैं और एक बार फिर से पीछे की तरफ चलते हैं। तो इसलिए इसको ऑल्टरनेट यानी एक के बाद एक, अलग अलग। तो जो हमारे घर के उपकरण है वो ज्यादा से ज्यादा उपकरण प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति पर चलते हैं। प्रत्यावर्ती यानी एसी, ऑल्टरनेट करंट पे। तो इन उपकरणों को अब चलाना है तो हम कैसे विद्युत जो सौर सेल है उसका उपयोग करेंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो विद्युत सेल में संग्रहित ऊर्जा है उसको इन्वर्टर के द्वारा जो डीसी है उसको हमको एसी में कन्वर्ट करते हैं और फिर हमारे जो भी घरेलू उपकरण है वो आसानी से चल पाएंगे। यहाँ पे देखिए इस आकृति में, यहाँ पर सौर विद्युत निर्मिती केंद्र की रूपरेखा दिखाई गई है। सूर्य की जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसको ये सौर एरे जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। सौर एरे किससे बने हुए हैं? बहुत सारे सौर सेलों से बने हुए हैं। और फिर इसमें जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, आगे आप देख रहे हैं, तो इन्वर्टर और ट्रांसफॉर्मर, इन्वर्टर के द्वारा जो डीसी या डिष्ट विद्युत शक्ति है उसको प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति में परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि हम उसका उपयोग विविध उपकरणों में कर सकें। अब ये जो सूर्य की ऊर्जा है, एक तो हम लोगों ने इसमें विद्युत का निर्माण किया, दूसरा इससे हम लोग सौर उष्मीय विद्युत निर्मिती केंद्र की रूपरेखा अगली देखने जा रहे हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि आप जो है पानी को इससे गर्म करके, जो सूर्य की ऊर्जा है उसका जो प्रकाश है उसमें आपको मालूम है कि बहुत ही गर्मी भी होती है, तो उस ऊष्मा का उपयोग करके पानी को गर्म किया जाता है और पानी की भाप बना के फिर उसको जो है टरबाइन, और ये भाप जो है टरबाइन और जनित्र पे, टरबाइन पे छोड़ा जाएगा और टरबाइन जो है जब घूमेगा तो जनित्र से फिर हमको विद्युत धारा मिल पाएगी। ये आकृति ध्यान से देखिए, आपकी किताब की आकृति है, यही आकृति मैंने ली है ताकि आपको आसानी से किताब से भी समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपको
पतरे जैसा नीचे यू शेप का दिख रहा है वो है परावर्तक। तो परावर्तक यानी ये क्या करेगा, इसका काम क्या है, सूर्य किरण को परावर्तित करेगा, परावर्तित करेगा। और क्या होगा उससे, परावर्तित करके एक ही जगह पे आप देख रहे हैं कि ये जो सूर्य की तरफ से जो किरणें नीचे आई है वो परावर्तित होकर फिर एक पाइप जैसे संरचना पर पड़ रही है। तो इससे क्या होगा, परावर्तक क्या करता है, सूर्य की किरणों की ऊष्मा को अवशोषित करता है। और फिर ये जो आपको शोषक दिख रहा है उसमें पानी भरा हुआ रहता है, गर्म पानी का प्रवाह। ये सौर ऊर्जा की वजह से ये पानी एकदम गर्म हो जाता है। यहाँ पर देखिए, ये सौर परावर्तक दिख रहा है और ये जो उसके ऊपर पाइप जैसा दिख रहा है वो है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। ये सौर परावर्तक पर जब सूर्य की ऊर्जा पड़ेगी, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो पाइप के अंदर रहने वाला जो पानी है वो काफी गर्म हो जाएगा और उसकी भाप बन जाएगी। और फिर आगे चलकर दाहिनी तरफ आप देखेंगे तो उसकी भाप जो है वो टरबाइन पर पड़ रही है और ये टरबाइन भाप के वेग की वजह से वो जोर जोर से गोल गोल घूमने लगेगा। और फिर ये जो टरबाइन है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, आप पहले भी देख चुके हैं जब हम लोगों ने पवन ऊर्जा के लिए देखा था और जल विद्युत ऊर्जा का भी जब निर्माण कर रहे थे तब भी हमने देखा था कि कैसे ये जो टरबाइन है वो गोल घूम के जनित्र से जुड़ा हुआ है टरबाइन। तो जनित्र जो है क्या करेगा, वो विद्युत धारा का निर्माण करेगा, विद्युतीय ऊर्जा का। और आपको इस आकृति में नीचे संघनक और कूलिंग टावर दिख रहा है। ये पानी की जो भाप है टरबाइन के बाद जब नीचे आएगी तो संघनक में संघनन की प्रक्रिया पड़ चुके हैं। पानी की भाप जो है अब उसका तापमान क्योंकि कम होता जाएगा जैसे जैसे टरबाइन को घुमा के आएगी, तो पानी का संघनन हो जाएगा, भाप जो है वो पानी में परिवर्तित हो जाएगी। और फिर ये कूलिंग टावर है तो उसमें पानी जो भाप है वो जाएगी और वो पानी की भाप ठंडी होकर फिर नीचे आपको दिख रहा है वो पंप द्वारा फिर से पानी आगे ले जाया जा रहा है, यानी वही पानी हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। तो ये हो गया सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिती केंद्र की रूपरेखा। आज हमने तीन प्रकार की ऊर्जा के बारे में पढ़ा है, कैसे विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है उससे। किसी को प्रश्न हो तो पूछिए बेटा, हाथ उठाइए प्रश्न हो तो। किसी को कोई प्रश्न पूछना है, कोई डाउट है? हाथ उठाओ बेटा, हाथ उठाओ। स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए मैडम। सूरज पांडा, पूछो बेटा। हाँ टीचर, जो पवन चक्की का फोटो दिख रहा था ना, उसके बाद आपने जो बोला जो भी पढ़ाया ना उसमें कुछ भी वीडियो नहीं दिख रहा था, सिर्फ पवन चक्की दिख रहा था स्टार्टिंग में ना, स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा था मैंने बेटा। कोई वीडियो नहीं दिखाया, पवन चक्की वाले में वीडियो मैंने नहीं दिखाया है, सिर्फ आपको जो भी फोटोज दिखाया वही दिखाया। अरे पवन चक्की के बाद जो भी फोटोज आपने आप बोल रहे थे ना, एक भी नहीं दिख रहा था। हेलो, हाँ क्या हुआ? आपको ग्रुप में भेज देंगे बेटा। हाँ मैं आपको भेजती हूँ। वीडियो अभी भेज देंगे, आप देख लेना बेटा, ठीक है। और कोई हाथ उठाओ, किसी को कुछ पूछना है? सुनील, इधर एक मिनट होल्ड करो, उनको एक मिनट। नहीं खाली लगा दो। चलो यहाँ से हुसैन। सर मुझे भी पवन चक्की के अलावा कोई भी स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था स्टार्टिंग से एंडिंग तक। हाँ पवन चक्की दिख रहा था ना, बराबर, ठीक है।
वीडियो भेज देते हैं आपको, ठीक है। सेजल यादव, सेजल यादव, माइक चालू करो, हाँ बोलो। हेलो मैम, हाँ, सबसे ज्यादा विद्युत ऊर्जा सौर ऊर्जा से ही प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा से प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि ये बहुत ही ये जो सौर ऊर्जा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जितना हमको साल भर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उतनी हम हर 15वें मिनट हमको सूर्य से वो ऊर्जा मिलती है। लेकिन कैसे है कि जो जहां पर यदि कुछ ऐसे जगह है जहां पे सूर्य की जो प्रकाश है वो हरदम नहीं रहता है, ठंडे प्रदेश है, या बारिश के मौसम में हमको जो सूर्य नहीं दिखाई देता है, तो वो समय मतलब इसका जो सौर ऊर्जा से जो ऊर्जा ग्रहण की जा सकती है वो बहुत ही हमारे आप बोल सकते हैं कि ये तो प्रकृति पे निर्भर है ना, कि कब सूर्य प्रकाश हमको ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। और दूसरा, ये जो सौर सेल है थोड़े महंगे भी होते हैं। सौर सेलों के महंगे होने की वजह से भी इसका उपयोग बहुत ज्यादा, तो भी आजकल आप देख सकते हैं जो हमारी सड़कें हैं या जो कारखाने हैं या घरों पे भी सौर सेल आपको दिखाई देंगे। लेकिन क्योंकि ये थोड़े महंगे होते हैं, इसलिए इसका उपयोग अभी उतना ज्यादा नहीं किया जा रहा है। और इसमें किसी भी तरह का प्रदूषण होता है क्या? नहीं, इसमें तो कोई प्रदूषण होगा, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, लग तो नहीं रहा है। हाँ, सूर्य ऊर्जा से कोई किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज का ज्वलन नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे तो हमको जो भी ऊष्मा मिल रही है वो सीधे सूर्य से मिल रही है, तो इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है। हाँ, इसके बाद प्रदूषण होगा जब हम इस विद्युत धारा या इस ऊर्जा का उपयोग कोई ऐसा उपकरण या कोई ऐसा कारखाना चलाने में करेंगे जिससे धुएं का निर्माण हो। लेकिन सौर ऊर्जा से कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। ओके, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ प्रश्न है? किसी को कुछ प्रश्न है? नहीं, ठीक है मैडम, ओके। ओके सर, थैंक यू। हाँ, ओके मैडम। आपका जो वीडियो है ना मैडम,